42वें दौरे पर 23 सितंबर को बनारस आएंगे पीएम मोदी। मेगा रैली से पहले खास परियोजनाओं का देंगे तोहफा, अटल आवासीय विद्यालयों की देंगे सौगात। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरी माटी मेरा अभियान में लिया हिस्सा, कहा कार्यक्रम में आना सौभाग्य की बात। घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी, सभा को बड़ी बढ़त, सुधाकर सिंह कई वोटों से आगे, नोटा 30 सितंबर पर बरकरार। घोसी उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे 2024 की दिशा। इंडिया वर्सेस एनडीए की अग्नि परीक्षा, हार के बाद लोकसभा चुनाव की रणनीति बदलनी होगी। G20 सम्मेलन का गोरखपुर मेगा ब्लॉक में 27 ट्रेनें निरस्त। 9 और 10 सितंबर को 16 ट्रेनें रहेंगी कैंसल। 12 सितंबर तक 11 ट्रेन रहेंगी प्रभावित। बुलंदशहर में 40 गांव की पिछले 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। हल्की बारिश से बिजली घर की मशीनों में भरा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि यहां देर रात उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी। सीएम योगी शुक्रवार सुबह मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम में आना सौभाग्य की बात। हर जगह से मिट्टी इकट्ठी हो रही है, ये हमारी एकता को दर्शाती है। बता दें कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा हुई थी और इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं इस साल मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। ये अभियान देश के वीरों के सम्मान देने के लिए शुरू किया गया है। 9 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आजादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। ये हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। यह देश जब अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हो। स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज मेरा सौभाग्य है गोरखपुर महानगर की टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर मुझे गोरखपुर की माटी को इस अमृत कलश के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 40 गांव की पिछले 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप। कस्बा पहासू सहित लगभग 40 गांव की विद्युत आपूर्ति ठप। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। हल्की बारिश से पहासू बिजली घर की मशीनों में पानी भरा। जन्माष्टमी के पावन पर्व भी मंदिरों में छाया रहा अंधेरा। 40 गांव की बिजली गुल होने से लोगों में आक्रोश। कस्बा पहासू सहित लगभग 40 गांव की विद्युत आपूर्ति ठप। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बुलंदशहर में 40 गांव की 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप है। हल्की बारिश से बिजली घर की मशीनों में भरा पानी। 40 गांव की बिजली गुल होने से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
नगर पंचायत के वर्तमान सभासद। हम सब लोग इसलिए बैठे हैं, लगभग 3 दिन से लाइट की समस्या पहासों में नहीं है और हमारी 2 शर्तें हैं इस बिजली विभाग से। एक, नई बिल्डिंग को लगभग 2.5 साल बने हुए हो गया, तो आज तक उस ये जो मशीन जो लगी हुई है, छोटी सी बारिश पड़ती है तो लाइन कट हो जाती है, पहासों में लाइन नहीं आती है। उसके बावजूद भी हम ये चाह रहे हैं कि जो ये मशीन जो इसमें लगी हुई है नई बिल्डिंग में जाए और हमारे लिए पहासों के लिए 24 घंटे की जितनी भी सप्लाई होती हो नगर में आराम से होती है। दादा, बिजली की क्या समस्या है? बिजली की सर यही समस्या है कि यहाँ पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण हमारी मशीनें बंद रहती हैं, फिर यहाँ हादसा होने की संभावना रहती है। जब पानी निकलता है तब चालू होता है। बदलवाने कह रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कराने की कह रहे हैं। जो नई बिल्डिंग हमारी तैयार हो चुकी है उसमें संभावना बदलने की। अच्छा, जिस तरह से बिजली घर पानी में डूबा हुआ है और अगर अचानक बिजली आ जाती है तो कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता है इससे? हाँ, तो बिल्कुल भी हो सकता है। तो उस समय आप किस तरह की उस समय पे 132 बंद करा देते हैं। अच्छा, जब पानी अधिक हो जाता है 132 हम बंद कराते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ऐसे मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के पहासू फीडर की बात करते हैं तो पहासू फीडर में करीब 36 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 36 घंटों से 40 गांव की जो बिजली आपूर्ति है वो पूरी तरह से ठप है और लोगों में कहीं ना कहीं काफी आक्रोश है। और लोगों का जो कहना है, इस समय देखिए बीमारी काफी ज्यादा फैल रही है, लोगों को बिजली की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन बिजली ना आने से लोगों में कहीं ना कहीं एक उनके माथे पर चिंता की लकीर है। और लकीर के साथ साथ देखिए, कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश किया था जिनमें स्ट्रीट पर बिजली 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिन स्ट्रीट पर भी अंधेरे में लोगों ने त्योहार को मनाया है। और देखिए यहाँ देखिए लोग हैं और देखिए सुबह से बैठे और धरना भी कर रहे हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार देखिए क्या समस्या है, क्या इनकी मांग है, और अभी तक कोई इनके पास कोई अधिकारी बिजली विभाग का आया या नहीं आया? क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू शर्मा, पहासू से हूँ। अच्छा नगर से। अच्छा, सुबह से आप धरना दे रहे हैं, क्या कोई बिजली विभाग का अधिकारी आया आपके पास? कोई भी अधिकारी नहीं आया यहाँ पर और लगभग 36 घंटे से लगभग 3 दिन से यहाँ लाइट वहीं नगर पर और लगभग 30 से 35-40 गांव अपने पास में पड़ते हैं स्पीडर पर, किसी के यहाँ कोई लाइट नहीं है। अच्छा, बिजली घर में पानी भरा हुआ है? देखिए, बिजली घर में जो पानी भरा हुआ है वो इनके विभाग के जितने अधिकारी हैं इनकी लापरवाही से भरा हुआ है पानी। आज से 3 साल पहले इसी बिल्डिंग के पीछे एक अपनी जो है 3 साल पहले एक बिल्डिंग बनी हुई चुकी है, जिसमें ये विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही के द्वारा जो मशीन जो उसमें शिफ्टिंग होनी थी वो आज तक नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से ही ये छोटी मोटी समस्या बता रहे थे कि पानी भर गया, वो भर गया, उसकी वजह से लाइट चली जाती है। अच्छा, इस समय सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही है, जैसे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां, और हर व्यक्ति के लिए इस समय बिजली की बहुत ही आवश्यकता है। और बिजली न आने से लोगों को, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, सरकार ने टोटल 24 घंटे के लिए लाइट के लिए कर रखा है, हॉस्पिटल में भी व्यवस्था कर रखी है, पर बिजली विभाग की लापरवाही से हमारे यहाँ पर बीमारी और बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। क्योंकि डेंगू की आए दिन NCR में दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ती जा रही है और जब तक लाइटों की समस्या पूर्ण खत्म नहीं होगी तो और बीमारी बढ़ेगी। अच्छा, धरना कब तक रहेगा आपका? देखिए, हमारा धरना है लगातार रहेगा। उच्च अधिकारियों से बात हमारे पास आए तो हमको कुछ समय के लिए दिया जाए कि ये बिल्डिंग में जो ये मशीन है उसकी शिफ्टिंग जो अब कब होगी क्या है, तो ये इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर यहाँ कोई अधिकारी को सुनने के लिए, उच्च अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे, आप बताइए, आप धरने पे बैठे हैं, बताइए ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, आप बताइए। हमारी मांगे ये है कि जब तक ये दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम धरने पर ही बैठेंगे और ये बिजली विभाग की लापरवाही है पूरी। अच्छा, क्षेत्र के अगर स्थानीय विधायक की बात करें तो क्या आपके जिस तरह धरना जो चल रहा है, क्या वो यहाँ पहुंचे हैं? नहीं, उन्होंने हमारे से कॉल करके बात करी थी, उन्होंने बिजली विभाग को भी सूचित किया है कि उनकी बात है, पर बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं है यहाँ। अच्छा, विधायक की भी बात नहीं मानी? बिजली विभाग विधायक जी की भी बात नहीं मानना है। अनिल मीणा, आपने क्या यहाँ पर जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे संदर्भ में? अगर ऐसी जिम्मेदारों की अगर बात की जाए, देखिए मेरे साथ यहाँ और भी लोग हैं, हम इनसे जनता के लोगों से पहले जानते हैं बात और फिर मैं आपको देखिए अंदर का हाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मा है, निवासी पासू। अच्छा, किस तरह की समस्या आ रही है बिजली न आने से? देखिए, ऑफिस के अंदर बिजली घर है, पानी भर जाता है, उस समस्या से इतना यार कि जब भी बारिश होगी तो पानी आएगा। अनिल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
अनिल मेड़ा जी, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि बुलंदशहर में फिलहाल 36 घंटे से बिजली न आने की वजह से ग्रामीण खासा परेशान और नाराज नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। जिम्मेदार जो हैं वो हालांकि इस पर अभी तक उनका कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। अनिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रायबरेली से खबर, जहां पर आवारा पशुओं का आतंक जारी। आवारा पशु से टकराया बाइक सवार अधेड़ की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीण। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। आवारा पशुओं से टकराया बाइक सवार। बाइक सवार अधेड़ की हुई मौत। रायबरेली में आवारा पशुओं का आतंक। जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बहादुर अली खान पर मुकदमा दर्ज। मदरसा बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मदरसा बनाने का लगा है आरोप। कभी भी हो सकती है आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी को किया गया नजरबंद। पाकिस्तान समर्थित नारा लगवाने का दोषी है बहादुर। 2016 में पूरे तहसील का बिगाड़ा था माहौल। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। पाकिस्तान समर्थित नारा लगवाने का दोषी है बहादुर। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मदरसा बनाने का आरोप लगा है। सरकारी भूमि पर मदरसा बनाकर कर रहा था अवैध कब्जा। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। आरोपी को किया गया है नजरबंद। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जनपद में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने शहर के लाल गेट से भोलेपुर तक पैदल यात्रा कर देशवासियों को भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दिया। जला पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री ने केंद्र सरकार समेत प्रदेश सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के एक साथ पूरा होने पर सभी पैदल चलकर उसको समर्थन देना यात्रा का लक्ष्य था। मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद रहे। जरा उन्होंने उदयनिधि के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो पॉलिटिकल हिंदुइज्म है, जो राजनीतिक हिंदुइज्म है, उसे मत देखो, सनातन धर्म को देखो, कितना उदार है, कितना उदार है। वैदिक परंपराएं कितनी उदार है। अब उसमें कोई समस्या किसी को है अगर, तो वो जो भी जिन लोगों के संस्कार वैदिक हैं उनके साथ बैठकर बात करें। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनकी बात में कोई सत्य होगा तो उसमें विचार होगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है? लोकतंत्र में अपनी बात तो सबको कहनी चाहिए।
उन्होंने बात कही, हमें पसंद ना आई, अब कोई और बात कहे वो उन्हें पसंद ना आए, तो फिर कहाँ पर डायलॉग होगा, कहाँ पर संवाद होगा? हम तो संवाद चाहते हैं, और संवाद में हर एक अपनी अपनी बात रखे और कोई ऐसी बात ना करे जिससे दूसरे को कष्ट हो। सनातन धर्म हम सबको स्वीकार है, हमें गर्व है सनातन धर्म पे, लेकिन सनातन धर्म की परिभाषा किसी को अगर कुछ और समझ में आई है तो उससे चर्चा कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बागेश्वर उपचुनाव के 12वें राउंड का रुझान आ गया है। बीजेपी से पार्वती दास को 29,101 वोट मिले हैं। कांग्रेस से बसंत कुमार को 26,000 वोट मिले। यूकेडी से अर्जुन देव को 716 वोट मिले हैं। यूकेडी से अर्जुन देव को मिले 716 वोट। सपा के भगवती प्रसाद को मिले 560 वोट। यूपीपी से भागवत कोहली को 248 वोट मिले हैं। ये 12वें राउंड के रुझान है। आपको बता दें कि पार्वती दास चंद्र रामदास जी के निधन के बाद बागेश्वर सीट खाली हुई थी और जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहे थे। उनकी पत्नी पार्वती दास भी चुनाव में लड़ रही हैं, खड़ी हुई हैं और 29,101 वोट उन्हें मिले हैं। यानी कि अभी पार्वती दास जी ने बढ़त बनाए रखी है। कांग्रेस से बसंत कुमार को 26,000 कुछ वोट मिले हैं और आपको बता दें कि बसंत कुमार भी कड़ी टक्कर हालांकि देते हुए नजर आ रहे हैं। बसंत कुमार आपको बता दें कि पहले आम आदमी पार्टी में थे और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सपा से भगवती प्रसाद आपको बता दें कि 500 कुछ वोटों से वोट मिले हैं। यूपीपी से भागवत कोहली को 248 वोट मिले हैं। यानी कि यूकेडी का भी आपको बता दें कि खाता खुला है। भाजपा को भी वोट भाजपा से पार्वती दास आपको बता दें कि उनको करीब 29,000 के करीब वोट मिले हैं। और ये बागेश्वर उपचुनाव का आपको हम बता रहे हैं फिलहाल अपडेट। और इसी खबर पर हमारे साथ राजेश वर्मा जी ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पार्वती दास जी को 29,000 के करीब वोट मिल चुके हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए सिंपैथी वोट मिल सकता है, तमाम चीजें निकल कर आ रही थी। ऐसे में पार्वती दास 29,000 वोट उनको अगर मिले हैं तो इसका मतलब है कि वो बढ़त बनाती हुई आगे अभी चल रही हैं। और क्या अपडेट मिल पाए हैं अभी तक? बिल्कुल इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि चुनाव में जो बागेश्वर सीट है और कांटे की टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। अभी तक के सुबह से अब तक के राउंड की बात करें तो ये 11वां राउंड खत्म हो चुका है और 12वां राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि 14 राउंड जो है काउंटिंग के चलेंगे और अब तक की अपडेट के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो पार्वती दास है जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको 29,101 वोट पड़ चुके हैं और इसके साथ साथ जो बसंत कुमार है कांग्रेस से उनको 26,751 लगभग जैसे और भी प्रत्याशी जो है उनका भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अप है, जो जीत की तरफ एक इशारा कर रहा है, वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो भाजपा की कैंडिडेट है पार्वती दास वो बड़े मतों से जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे का परिणाम जल्द ही जो है वो घोषित हो जाएगा। फिलहाल भाजपा जो है एक प्रचंड बहुमत के साथ साथ जो है एक बड़ी जीत जो है वो बागेश्वर चुनाव में जो है वो जीतेगी। और देखिए, एक सहानुभूति वोट की भी बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो पूर्व वहां पर विधायक थे, जो उनके पति थे, तो वो चंद्र रामदास जी, उनकी मृत्यु के बाद जो है सहानुभूति वोट जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा है, ऐसा भी मानना कहा जा सकता है। क्योंकि उनके जो अभी तक के कार्यकाल में जो काम रहे उनको भी जो है वो जनता ने कहीं ना कहीं स्वीकारा है और उनके एक बार दोबारा जो है मौका उनकी धर्म पत्नी को जो है वो कहीं ना कहीं देती हुई जनता नजर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार जो वोट प्रतिशत है, वोटों का आंकड़ा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के रुझान जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो आप जानकारी साझा करने के लिए बागेश्वर उपचुनाव में 12वें राउंड की भी आपको बता दें कि के रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिए गए हैं और यहाँ पर पार्वती दास जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बागपत से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने बाइक सवार युवक से मारपीट कर लूटी हजारों की नकदी। गंभीर रूप से घायल युवक को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। सरेआम लूटपाट की वारदात से ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उन्होंने जो है ब्लेड मारे और ये सब कुर्ते का हाल किया है। इसको नीचे गिरा के जो है कोप हेलमेट बजाया है इसके, और ये ब्लेड लगा हुआ है और ये ब्लेड से। और बस्ती सदर कोतवाली में गांधीनगर में समय हड़कंप मच गया जब चहल्लुम के जुलूस में क्रेन के आगे लटकी 20 फीट की प्रतीकात्मक तलवार का प्रशासन की नजर पड़ी। प्रशासन ने फौरन क्रेन को रुकवा दिया और नई प्रथा शुरू करने को मना किया, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। काफी देर तक जुलूस को रोककर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने पहुंचकर जुलूस में शामिल लोगों से बातचीत शुरू की। काफी देर के बाद क्रेन में प्रतीकात्मक तलवार को उतारकर पिकअप गाड़ी पर लाद कर ले जाने पर सहमति बनी। आज चहल्लुम का जुलूस चल रहा था, तो इसमें एक गैर परंपरागत ढंग से एक ट्रेन आ गई थी और ट्रेन का प्रिजंक्शन ये था कि काफ़ी ऊंची थी और बिजली के तार थे, उससे उसमें करंट आने का खतरा था और लोगों की जान भी जा सकती थी। इसके दृष्टिगत प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उस ट्रेन को यहाँ हटवा दिया और उस पर एक तलवार लटकी हुई थी प्रतीकात्मक, जिसको वहाँ से हटाकर एक छोटे वाहन को रखवा दिया गया। जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या जुलूस में नहीं। और ललितपुर जनपद के ब्लॉक 12 अंतर्गत बरौदा में शासन की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण कराए बिना ही ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों ने मिलकर 2,51,000 रुपए का पेमेंट निकाला। शासन की मंशा के अनुसार इस योजना से गांव में जल की कमी को दूर करना एवं किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना और सूखे अभाव को कम करना है। बोर्डर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।